क्योंकि बेटा आपने तकरीबन भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण को मिलाकर देखा जाए, इन सारे ही नियमों को आपने पहले से पढ़ रखा है। लेकिन क्या है कि एक क्वेश्चन आ जाता है कि अधिशोषण को प्रभावित करने वाले फैक्टर। अच्छा, इसमें अधिशोषण को प्रभावित करने में से कौन सा अधिशोषण को पढ़ा जाएगा? दोनों अधिशोषण को, भौतिक को भी और रासायनिक को, क्योंकि अब हम लोग इसका डिवाइड फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे करेंगे ही नहीं। अब ये जो लिखा है फैक्टर, दोनों प्रकार के अधिशोषण के लिए है। जो गुण दोनों प्रकार के अधिशोषण के लिए लागू नहीं होगा उसको अलग से बताया जाएगा। तो स्टार्ट करें। देखो बेटा, ऊपर हेडिंग लिखा है, लिखता है, कहता है अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। अगर अधिशोषण को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स को पढ़ें तो सबसे पहला फैक्टर आता है ठोस अधिशोषक की प्रकृति। अब देखो, ये उस समय की बात कर रहा है जब अधिशोषक एक ठोस पदार्थ होता है। अच्छा, इसमें मैंने लिख भी रखा है, देखो क्या, नेचर ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट। कहता है किसी ठोस अधिशोषक की सतह पर अवशिष्ट बल केंद्र, अवशिष्ट बल केंद्र को ही क्या कहते हैं? सक्रिय केंद्र। जितने अधिक होते हैं अधिशोषण की मात्रा उतनी ही कैसी होती है? अधिक। और वैसे भी आप जानते थे सक्रिय केंद्र का क्या होते थे? जहां सक्रिय केंद्र किसी भी अधिशोषक की सतह पर वो हिस्से होते थे, वो भाग होते थे, वो पोर्शन होते थे जहां पर अधिशोषण होता है अधिक मात्रा में। और मैं तो कहता हूं, अगर किसी भी ठोस पदार्थ में सक्रिय केंद्रों की संख्या अधिक है तो बेटा वहां अधिशोषण भी अधिक मात्रा में ही होगा। अगर कोई भी ऐसा आपके पास अधिशोषक है जिसके सक्रिय केंद्रों की संख्या कम है तो फिर बेटा उसमें अधिशोषण भी उतना ही कैसा होता है? कम। खुरदरी दीवारों पर सक्रिय केंद्र अधिक होते हैं और यही रीजन है कि वहां पर पेंट भी अधिक लगता है। और चिकनी दीवारों पर सक्रिय केंद्रों की संख्या होती है बहुत कम, इसलिए चिकनी दीवारों पर सक्रिय केंद्रों की संख्या कम होने पर वहां पेंट भी लगता है बहुत कम। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे। कहता है अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो मैं क्या बताता हूं अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखो बताते हैं, शायद आप लोग इस बात को समझ जाओ। ऐसा मैंने थोड़ी देर के लिए मान रखा है, वैसे ये अधिशोषक पूरा नहीं है लेकिन ऐसा मानो ये पूरा का पूरा अधिशोषक है। अच्छा, अधिशोषण की प्रक्रिया होगी भी कहां? इसकी सतह पर। अब अधिशोषक है मेरे पास, मैं इसको भी ले लेता हूं, इसको जोड़ देते हैं। ये अलग अलग नहीं है, एक ही अधिशोषक है, ऐसा भी आपको मान के चलना है। अच्छा बेटा, ये अगर पूरा का पूरा अधिशोषक है तो अधिशोषण करेगा भी कहां से? सतह से करेगा। अगर हम इस अधिशोषक को 20 से काट दें या डिवाइड कर दें तो देखो इसको डिवाइड करने से एक तो ये पृष्ठ एक्स्ट्रा दिखाई देने लगा और एक ये पृष्ठ एक्स्ट्रा दिखाई देने लगा। अभी तक ये दोनों पृष्ठ एक दूसरे से ढके हुए थे, तो सोचने वाली बात ये थी क्या जो पृष्ठ अभी ढके हुए हैं क्या उन पृष्ठों से अधिशोषण हो सकता था? नहीं। अगर हम इसको काट देंगे तो ये ढके हुए पृष्ठ भी कहां गए? बाहर। अब अधिशोषण तो ये वाला भी पृष्ठ करेगा और इसका ये वाला भी पृष्ठ अधिशोषण करेगा। मतलब कहने का अर्थ मेरे ये है कि अगर आप किसी पदार्थ की सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा सकते हो तो फिर उसमें अधिशोषण की मात्रा भी कैसी हो जाएगी? अधिक। अब बात आती है आखिर हम किसी अधिशोषक की सतह के क्षेत्रफल को कैसे बढ़ा दें? तो बेटा किसी भी अधिशोषक की सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है यदि अधिशोषक को महीन चूर्ण की भांति पीस दिया जाए या पाउडर बना दिया जाए। तो पाउडर बनाने पर भी अधिशोषक की सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जब अधिशोषक की सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो अधिशोषण होता है अधिक से अधिक मात्रा में। और दूसरा, अगर कोई भी आपके पास कंपाउंड है, अधिशोषक है, अगर हम उसको कोलाइडी अवस्था में बदल दें तो भी अधिशोषक की सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और फिर अधिशोषण अधिक होता है। हाँ, ये बात थोड़ा तुम लोगों के समझने से थोड़ा सा अलग है, पहले मैं पढ़ूंगा फिर बात करेंगे। अधिशोषक की सतह के क्षेत्रफल बढ़ने पर अधिशोषण की मात्रा भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है या बढ़ती है। कहता है आधा अधिशोषक को या तो चूर्ण की तरह रखो या तो कौन सी अवस्था में रखो? कोलायड की अवस्था में रखो। तो कोलायड की अवस्था क्या होती है बेटा? ये अभी हम नहीं सिखाएंगे क्योंकि चैप्टर के अगले भाग पर कोलायड को ही पढ़ेंगे। हाँ, इस पर चलें कि अधिशोषक को कौन सी अवस्था में बदल देना चाहिए? चूर्ण की अवस्था में। सोचो अगर यह अधिशोषक होता इसको चूर्ण के रूप में बदल देते
इसको पीस डालते, तो अभी केवल ये अधिशोषण अपने बाहरी पृष्ठ से कर रहा है, इसके अंदर भी तो पार्टिकल होंगे। अगर चूर्ण की तरह पीस लेंगे तो वो पार्टिकल पीसने के बाद कहां जाएंगे? बाहर। और वो अंदर वाले पार्टिकल जब बाहर आ जाएंगे तो वो भी अधिशोषण करने लगेंगे और अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अरे यार, कभी तुम लोगों ने ऐसा ध्यान दिया है कि जब तुम लोग बीमार हो जाते हो और कभी कभी जब छोटे थे आप, डॉक्टर आपको दवा पीस करके दे देते थे, नहीं दे देते? तो दवा जब पीस कर देते थे तो आप, अच्छा काम ये होता था, एक तो दवा पीस देने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा हो जाता था? बढ़ जाता। और पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता था तो अधिशोषण अधिक मात्रा में होता है। अधिशोषण अधिक मात्रा का मतलब अभिक्रिया ज्यादा होती है, तेज होती है, स्पीड में होती है और रिलैक्स भी जल्दी से मिलता है। अगर उसी बात को एक और माध्यम में देखा है, सिरप भी इसी बेसिस पर बनाए जाते हैं। सिरप कौन सी अवस्था पर होते हैं? कोलाइड की अवस्था पे होते हैं और ये भी अधिक मात्रा में प्रभावी होते हैं क्योंकि ये भी अधिशोषण ज्यादा से ज्यादा करवा सकते हैं। इंजेक्शन तुमने सुना है? इंजेक्शन भी जो अंदर दवा होती है वो कौन से फेस में होती है? कोलाइड अवस्था में। और ये भी अधिक से अधिक प्रभावी है। क्यों? क्योंकि कोलाइड अवस्था में और चूर्ण की अवस्था में, पाउडर की अवस्था में अधिशोषक की सतह का क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है। तो आज के बाद कभी भी अधिशोषक अच्छा वर्क करवाना होगा तो उसको या तो महीन चूर्ण की बात पीस लीजिए और या उसको कौन सी अवस्था पे ले जाइए? कोलाइड की अवस्था पे। एक और है अधिशोषक, अधिशोषण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला फैक्टर, कहता है अधिशोषित होने वाली गैस की प्रकृति। तो देखो, इसको तो बड़े आसानी से जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। जिन गैसों का क्रांतिक ताप अधिक होता है उन गैसों का भौतिक अधिशोषण भी अधिक होता है। क्रांतिक ताप अधिक होने पर गैसों का भौतिक अधिशोषण तो अधिक होता है, परंतु अब रासायनिक अधिशोषण पर चलोगे तो परंतु रासायनिक अधिशोषण क्रांतिक ताप पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी गैस का क्रांतिक ताप ज्यादा है कम है, रासायनिक अधिशोषण को इससे कोई मतलब नहीं। रासायनिक अधिशोषण क्रांतिक ताप पर डिपेंड नहीं करता है। हाँ, भौतिक अधिशोषण क्रांतिक ताप पर डिपेंड करता है। किसी गैस का क्रांतिक ताप जितना ज्यादा होगा भौतिक अधिशोषण भी उसका उतना ही अधिक रहेगा। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं ताप का प्रभाव। ये इफेक्ट तो बहुत खतरनाक था, हमने कहा भी था इसको ढंग से याद करके रखना। पढ़ के सुना देते यहां से। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, भौतिक अधिशोषण ताप की वृद्धि पर घटता है। अगर आप ताप को बढ़ा दोगे तो भौतिक अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्योंकि जो गैस के पार्टिकल सॉलिड या लिक्विड की सतह पर चिपके भी हैं, गर्म करने पर वो गैस के पार्टिकल सतह को छोड़कर क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं, अधिशोषण घट जाता है। परंतु अगर रासायनिक अधिशोषण की बात की जाए तो ताप बढ़ाने पर पहले अधिशोषण क्या होता था? बढ़ता था। पहले अधिशोषण बढ़ा, फिर अधिशोषण क्या हो गया? घट गया। तो शुरुआत में तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो कुछ देर तो आप देखोगे इस बात को कि अधिशोषण बढ़ रहा है, लेकिन फिर अगर आप ताप एक निश्चित सीमा से अधिक बढ़ाते चले जा रहे हो फिर अधिशोषण की मात्रा क्या होने लगेगी? घटने लगेगी। ऐसा भी लोग आंसर देते हैं, कहते हैं सर जी जैसे आपने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर की उस वृद्धि पर पहले तो रासायनिक बंध बनने स्टार्ट हुए और रासायनिक बंध बनने लगे, इसलिए अधिशोषण बढ़ गया। और फिर एक समय ऐसा आ गया जब आपने टेम्परेचर को टेम्परेचर को और भी बढ़ाना ही स्टार्ट रखा है और आप बढ़ाए पड़े हो तो जानते हो जो बॉन्ड बनने भी स्टार्ट हुए थे वो बॉन्ड अब फिर से क्या होने लगे? टूटने लगे हैं। तो एक निश्चित हद से ज्यादा टेम्परेचर देने पर भैया अधिशोषण फिर रासायनिक वाला घट भी जाता है। लास्ट इफेक्ट पर चलेंगे, कहता है दाब का प्रभाव। हाँ, भौतिक अधिशोषण पर तो दाब का प्रभाव पड़ता है लेकिन रासायनिक अधिशोषण पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिखा है दाब वृद्धि पर या दाब के बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण तो बढ़ता है परंतु रासायनिक अधिशोषण पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आप प्रेशर का कोई भी कितना भी कम या ज्यादा कर दें, आप केमिकल एब्जॉर्प्शन को बिल्कुल भी नहीं चेंज कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको नोट करो। इसके बाद एक बहुत खतरनाक आर्टिकल है फ्रेंडलिक इक्वेशन, या तो उसको यार पढ़ते हैं, इसको जल्दी से नोट करना चाहो नोट कर डालो। हेडिंग लिख गई ना, समतापी अधिशोषण, या बेटा इसी बात को कहते हैं अधिशोषण समतापी भी कह सकते हैं और इसको कहते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स। अब इस घटना को देखो, इधर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या
मैं क्या सोचता हूं, ये जो अधिशोषण समतापी है, ये कोई ऐसी घटना है जिस घटना को पढ़ने के लिए ताप कैसा रखना है आपको, समान, अर्थात ताप को स्थिर रखना है, ताप को बदलने नहीं देना है, तभी तो इस घटना का नाम है समतापी अधिशोषण। तो एक सबसे पहली बात तो याद रखेंगे कि हमने ताप को कैसा कर रखा है, स्थिर, अर्थात हम ताप में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं लाएंगे। और जरा ध्यान से देखो, आखिर यह अधिशोषण समतापी या समतापी अधिशोषण है क्या। देखो, हम एक संबंध ज्ञात करेंगे, पूछेगा किसके किसके बीच में संबंध ज्ञात करोगे, तो भैया दाब के मध्य संबंध ज्ञात करेंगे और अधिशोषण की मात्रा के बीच संबंध ज्ञात करेंगे। लेकिन ये संबंध हम तब निकालेंगे, ये रिलेशन, ये घटना को हम तब पढ़ेंगे जब ताप को कैसा कर दिया गया होगा, स्थिर कर दिया गया होगा। तो अगर कोई व्यक्ति हमसे पूछता है कि अधिशोषण समतापी किसको कहते हैं, तो बताओगे कि ताप को स्थिर कर देने पर गैसीय निकाय के दाब और अधिशोषण की मात्रा के मध्य जो भी संबंध होता है, उस संबंध को कहा जाता है समतापी अधिशोषण। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, किसको स्थिर कर दिया जाए, ताप को। तो दाब के मध्य और अधिशोषण की मात्रा के मध्य जो भी संबंध मिलता है या जो भी रिलेशन इन दोनों के बीच में होता है, उस रिलेशन को कहते हैं अधिशोषण समतापी। तो पहले तो इसी बात को बता दें कि अधिशोषण समतापी होता क्या है। देखो, यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, ताप को स्थिर कर देने पर निकाय के ताप, निकाय के दाब, निकाय के दाब एवं अधिशोषण की मात्रा। और बेटा, अधिशोषण की मात्रा को जानते हो कैसे लिखा गया है, अधिशोषण की मात्रा को लिखा गया है x/m से, एवं अधिशोषण की मात्रा के मध्य, और आगे लिख दें, संबंध को ही अधिशोषण समतापी कहते हैं। अधिशोषण समतापी कहते हैं। सबसे पहली बात तो आपको यह बताना है कि अधिशोषण समतापी क्या है। मैं तो बड़े आसान से बता सकता हूं कि दाब और अधिशोषण की मात्रा के बीच संबंध को कहते हैं अधिशोषण समतापी। हाँ, लेकिन उस दौरान टेम्परेचर को क्या कर दिया जाए, स्थिर कर दिया जाए। अच्छा, एक तो सबसे पहले इस संबंध को कहते हैं। कोई पूछता है, सर जी क्या ये संबंध किसी को मालूम है? अरे बिल्कुल मालूम है, बाद में लिखेंगे जब जरूरत पड़ेगी। एक और चीज, अगर हमको इन दोनों के मध्य संबंध पता है तो बेटा हम इन दोनों के मध्य एक ग्राफ भी खींच सकते हैं। जानते हुए जो ग्राफ खींचा जाएगा उसको क्या कहेंगे, अधिशोषण समतापी वक्र। तो एक बात यहां पर भी और लिखेंगे, यदि P का मतलब है दाब, एवं x/m अर्थात अधिशोषण की मात्रा के मध्य संबंध को एक ग्राफ के द्वारा इस संबंध को अगर हम एक ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करें तो यह ग्राफ, बेटा ग्राफ को वक्र भी कह सकते हो, यह ग्राफ
अधिशोषण समतापी ग्राफ कहलाता है। बेटा अधिशोषण समतापी ग्राफ कह दो, और या हिंदी में अगर लिखना चाहो तो इस ग्राफ को ना लिखकर इसको क्या लिख सकते हो, वक्र। इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद करो भैया, इसको कहा जाता है। अच्छा, इसमें से भी एक बात है, जब तक आपको संबंध नहीं पता है तब तक आप ग्राफ नहीं खींच सकते। भाई संबंध पता होगा, फॉर्मूला पता होगा, तभी तो उसका ग्राफ निकालोगे, अपने मन से थोड़ी ग्राफ निकालोगे। तो इस बात को भी ध्यान दो कि अगर कोई पूछे संबंध क्या है या संबंध किसने दिया है, तो संबंध दिया है एक वैज्ञानिक जिसका नाम है फ्रायंडलिक या फ्रेंडलिक, दोनों एक ही नाम है। तो अब हम इस बात को देखेंगे कि आखिर फ्रेंडलिक ने क्या संबंध दिया है। तो नेक्स्ट हेडिंग बना देंगे बेटा, चाहे बेटा फ्रायंडलिक लिखोगे फ्रायंडलिक अधिशोषण समतापी। तो अगर कोई व्यक्ति पूछेगा भी हम लोगों से कि सर जी अधिशोषण समतापी के विषय में सबसे ज्यादा अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया है, तो उस वैज्ञानिक का नाम या तो फ्रायंडलिक लिख दोगे भैया, और या तो कुछ किताबों में फ्रेंडलिक लिखा हुआ है। तो इस बात से परेशान ना होना कि सर जी ने क्या लिखा था, तुम्हारी किताब में क्या लिखा था। हो सकता है आपकी किताब में भी यही लिखा हो, और हो सकता है कि आपकी किताब में इससे थोड़ा सा अलग लिखा हो। तो अब सबसे पहले पढ़ेंगे आखिर फ्रेंडलिक ने कौन सा ऐसा संबंध बताया था जिसके थ्रू ग्राफ खींचा जाए। तो भैया फ्रेंडलिक ने एक इक्वेशन बनाई थी, ध्यान रखना है कि इस इक्वेशन को यहां से लिखते हैं। इक्वेशन थी x/m = k p⁴ ये इक्वेशन थी। अगर कोई व्यक्ति कहेगा, अगर आपसे कह भी देता है फ्रेंडलिक इक्वेशन क्या है, आप ये समीकरण लिख करके आ जाओगे। देखो मैं इसको ब्रैकेट के अंदर भी पैक किए देता हूं। अगर आपसे कोई भी कहेगा फ्रेंडलिक इक्वेशन क्या है, आप तुरंत ये इक्वेशन लिख करके आ जाओगे। कहोगे सर ये इक्वेशन कैसे बनाई, भैया प्रयोगों के आधार पर बनाई गया ये समीकरण है, और जब प्रयोगों के आधार पर बनाया गया समीकरण है तो आपको डायरेक्ट समीकरण ही लिखना होता है, उसको हल करके थोड़ी दिखाना होता है। आप डायरेक्ट उस इक्वेशन को लिख लेते हो। हाँ, कुछ बातें इसमें जरूर पूछेगा कि सर जी x क्या है, m क्या है, पता नहीं क्या क्या, ये सारी बातें पूछेगा। तो देखो हर एक बात को डिटेल में समझेंगे। पहला हम लोगों को पता करना होगा x क्या है। तो x है अधिशोषित हुई गैस की मात्रा। अगर हमारे पास कोई अधिशोषक पदार्थ है और उसमें कुछ ग्राम गैस अधिशोषित हो गई है, तो जितनी गैस उस अधिशोषक की सतह पर चिपकी है उस गैस की मात्रा को कैसे लिखोगे, x से। आगे आ जाता है, कहता है सर जी m क्या है, बेटा m है अधिशोषक की मात्रा। अब कहोगे सर जी ये दोनों चीजें अगर एक बार सही ढंग से पता चल जाती तो हम जान जाते। देखो इसको समझो, हम क्या बताने जा रहे हैं इसको, ताकि आप x और m दोनों को बहुत अच्छी तरह से समझ जाओ। फिलहाल ये गैस के लिए कह रहा था, लेकिन हम इसको समझेंगे किसी दूसरे माध्यम में। देखो ये हमारा बोर्ड है, इसका वजन कितना किलो है, 20 किलो। अच्छा ये बताओ, ये बोर्ड पर सारे पार्टिकल बोर्ड पर ही तो चिपकते हैं, तो बोर्ड पर चिपकते हैं तो बोर्ड केजी लिख देते हैं इसको। बोर्ड क्या है, अधिशोषक, अर्थात ये वैल्यू का है कि है m की। समझ पा रहे हो, m है अधिशोषक की मात्रा। अब मैंने इस पर चौक से लिखना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा चौक से लिखना स्टार्ट किया कर दिया है तो चौक की कुछ मात्रा भी तो इसमें चिपक गई होगी, ऐसा मैं मानता हूं। हालांकि ये बात सही नहीं, लेकिन ऐसा मैं मानता हूं कि 3 किलोग्राम चौक जो है इसकी सतह पर चिपक गई है। तो जानते हो x/m की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3/20। ये वैल्यू होगी किसकी, x/m की। x/m का मतलब जान पा रहे हो,
इसका अर्थ है 3 किलो गैस, सॉरी 3 किलो चौक 20 किलो के बोर्ड पर क्या हो गई है, चिपक गई है। अब कहोगे सर ये किलो में ही होता है, बिल्कुल किलो में नहीं हो सकता, ml में भी हो सकता है। अगर लिक्विड सब्सटेंस हुआ अधिशोषक और लिक्विड ही उसकी सतह पर चिपका है तो ml में चला जाएगा। अगर गैस को लिक्विड की सतह पर चिपकाया गया है तो देखो ध्यान से, गैस को लिक्विड पे चिपकाया तो गैस हो जाएगा ml में और लिक्विड भी हो जाएगा काहे में, ml में। अगर गैस को ठोस में चिपकाया गया है तो ऐसे भी तो लिख सकते हो, ml में ये लिख लो और ग्राम में इसको कर लो। तो हमेशा जो नीचे वाली m की वैल्यू होगी वो होगी अधिशोषक की मात्रा जिसकी सतह पर पार्टिकल चिपके हैं, और जो x की वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी जो पार्टिकल आकर चिपके हुए उन पार्टिकल की वैल्यू। तो इन दोनों ही चीजों को बहुत अच्छे ढंग से याद रखना है। अभी भी मैं क्या पूछता हूं, क्या ये x और m दोनों को अच्छे ढंग से समझ गए हो? और कोई हमसे पूछ लेता है कि सर जी इस पूरे x बाई m को हम क्या कहें, तो देखो x बाई m को हम क्या कहते हैं, ऐसा लिख देते हैं, अधिशोषक की एकांक मात्रा में, अधिशोषक की एकांक मात्रा में उपस्थित अधिशोष्य, अधिशोष्य तो अगर कोई हमसे पूछता है पूरा x बाई एम क्या होगा तो बताओगे अधिशोषक की एकांक मात्रा में उपस्थित अधिशोष्य की मात्रा या अधिशोष्य पदार्थ। की मात्रा, तो ये बात इसको बता करके आओगे। अच्छा अभी भी कोई चीज रह गया है बेटा, k की बात करेगा और n की बात करेगा, तो k और n दोनों ही अगर देखे जाएं तो भैया स्थिरांक हैं, तो यहां लिख देंगे k, n क्या है, स्थिरांक हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है स्थिरांक जरूर है ये दोनों, लेकिन अगर ताप को बदल दिया जाएगा तो ये स्थिरांक भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। स्थिरांक हैं जो किस पर निर्भर करते हैं, ताप पर। ये तब तक बदलते नहीं हैं, k की वैल्यू तो तब तक नहीं बदलती है जब तक टेम्परेचर को चेंज ना किया जाए। n की भी वैल्यू जो होती है वो कभी कभी बदल जाती है, कब बदलती है समझेंगे उस बात को। अच्छा क्या और भी कुछ छूट गया है, हाँ यार ये छूट गया है p, तो p को भी तो लिखोगे, गैस द्वारा ठोस अधिशोषक की सतह पर लगाया गया दाब या द्रव अधिशोषक की सतह पर लगाया गया दाब, कुछ भी लिख सकते थे, दोनों को लिख देते हैं, ठोस या द्रव अधिशोषक की सतह पर लगाया गया दाब। भाई देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर कोई गैस पदार्थ द्रव की सतह पर अधिशोषित हो रही तो गैस का पार्टिकल द्रव की सतह पर टकराता भी होगा, तभी तो अधिशोषित होगा द्रव की सतह पर। तो अगर गैस का पार्टिकल द्रव की सतह पर टकराकर अधिशोषित होता है तो द्रव की सतह पर दाब भी तो लगाता होगा। उस दाब को हमने काहे से लिख रखा है, P से। अब ग्राफ की ओर चलते हैं। देखो तो ग्राफ देखो जब खींचा गया तो ग्राफ प्राप्त कैसे हुआ। सबसे पहले तो हमें ग्राफ प्राप्त हुआ एक सरल रेखा, फिर ग्राफ का कुछ भाग हमको प्राप्त हुआ वक्र, और फिर हमको ग्राफ का जो अगला भाग था वो प्राप्त हुआ सरल रेखा। तो ग्राफ देखो अगर मैं देखूं तो इसके 3 मुख्य पोर्शन हमको दिखाई दिए। पहला यहां से लेकर के यहां तक का पोर्शन ये है पोर्शन ए या ग्राफ का भाग ए। अच्छा पहले तो इतना भाग हमको दिखा, फिर दूसरा पोर्शन हमें दिखता है ये वाला भाग यहां से यहां तक, इस वाले भाग को क्या नाम दे दिया है बी, और तीसरा पोर्शन दिखता है ये वाला पार्ट सी।
तो ग्राफ को अगर मैं देखता हूं तो ग्राफ की बनावट को मैंने जब चेक किया तो मुझे ये 3 प्रकार का दिखाई पड़ा कि भैया बनावट तो यहां पर काफी ज्यादा चेंज होती चली जा रही है। देखो जब ए वाले पोर्शन पर हैं आप खुद देख रहे होगे ग्राफ एक सरल रेखा है। अब जब आप बी वाले पोर्शन पर गए तो ग्राफ यहां पर कर्व हो गया है, मुड़ गया है। कर्व का मतलब वक्री हो गया है, मुड़ा हुआ है। और जब सी पर देखने जाते हैं तो ये तो क्षैतिज के समांतर रेखा दिखाई देती है। तो ग्राफ के 3 प्रमुख पार्ट हैं। अच्छा, इस ग्राफ में एक और बात समझने वाला एक है, पी के बाद तीर का निशान इधर के लिए जानते हो क्यों? ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है, बताता है कि अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो दाब का मान क्या होता रहेगा? बढ़ेगा। और x बाई एम में भी तीर का निशान अगर ऊपर के लिए बना दिया जाए तो इस बात को जानते हो इसका अर्थ क्या होता है? जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे x बाई एम की वैल्यू लगातार क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। या ऐसे भी कह सकते हैं अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाएगी। उस समय एडजॉर्प्शन हाई रेट में होने लगेगा, ज्यादा मात्रा में अधिशोषण होने लगेगा। एक बात और को यहां पर चर्चा करेंगे, आखिर क्या ऐसी दिक्कत थी, ऐसी बीमारी थी कि P को यहां रखा गया, x बाई एम को यहां रखा गया? आखिर P को भी यहां तो रख सकते थे। आखिर तुमको ऐसे क्या समस्या हो गई कि x बाई एम को रखा y एक्सिस पे, y अक्ष पे, और P को रखा x अक्ष पे? तो एक चीज विशेष ध्यान रखना, दाब को बदलने पर अधिशोषण की मात्रा चेंज हो जाती है। अर्थात अधिशोषण की मात्रा किस पर निर्भर करती है? दाब पर। क्योंकि अधिशोषण की मात्रा दाब पर निर्भर करती है, दाब को रखा जाएगा x अक्ष पर और अधिशोषण की मात्रा किस पर रखा जाएगा? y अक्ष पर। जैसे मैं क्या बताता हूं आप लोगों को, देखो एक एग्जांपल देते हैं, अधिशोषण से अलग है वो। आप लोगों को कॉलेज वगैरह जाना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं सुबह से ही, लेकिन टाइम चलता रहता है। बस इतनी बात बताना, आप लोग अपनी तैयारियां टाइम के हिसाब से करते हो? आपकी तैयारियां टाइम पर डिपेंड करती हैं कि टाइम आपकी तैयारियों पर डिपेंड होता है? तो कहोगे सर जी कोई ऐसा होगा जो कहेगा नहीं टाइम हमारे हिसाब से चलेगा। अब भैया हमेशा टाइम अपने वेग से चलता रहता है। आपको अपने सारे काम उस टाइम के अकॉर्डिंग करने पड़ते हैं। तो अगर आपके काम और समय के बीच ग्राफ खींचा जाएगा तो समय को कौन सा अक्ष मिलेगा? x, और आपके कामों को कौन सा अक्ष मिलेगा? y। जो राशि दूसरे पर डिपेंड करती है y अक्ष पर जानती है। दूसरी राशियां जिस राशि पर डिपेंड होती है उस राशि को x अक्ष मिलता है। x अक्ष पर लिखी राशि को स्वतंत्र राशि कहते हैं क्योंकि ये किसी पर डिपेंड नहीं करती है, और y अक्ष पर रखी राशि को परतंत्र राशि कहते हैं क्योंकि ये राशि दूसरी राशि पर डिपेंड करती है। फिलहाल अब ग्राफ के एक एक पोर्शन को सही से समझेंगे। तो मैं क्या बोल रहा था, एक चीज, इधर की ओर जाने पर दाब क्या होता है? बढ़ता है। अच्छा, ऊपर की ओर जाने पर अधिशोषण की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है। भैया देखो फर्स्ट पार्ट है और इसको समझ गए तो समझ लो सारे दुख दर्द दूर हो गए। हमने लिखा है उच्च दाब पर। बेटा जरा इसे ध्यान दो इस बात को। पहला तो हम समीकरण उठा लाएंगे, क्योंकि सर इस समीकरण से क्या करोगे? अरे समीकरण को पहचाने तब तो ग्राफ को समझ पाएंगे। बराबर के p टू दी पावर 1 बाई n। पहले तुम लोग नोट मत करना, पहले सुनना इसको, कैसे हम बोर्ड में बहुत सारी चीजें मिटा देंगे और तुम्हारा नोट गलत हो जाएगा। ये जो इक्वेशन लिखा है उच्च दाब पर, ये गलत लिखा हुआ है, इसको सुधारने का नंबर है। अब कहोगे सर जी सुधारो, फिर देखो सुनो बेटा, दाब उच्च है। सोचो जैसे मेरा हाथ यहां पर है, दाब उच्च की बात कर रहा है, तो हम इधर वाले ग्राफ को पढ़ें कि उस साइड वाले ग्राफ को पढ़ें? उधर साइड पे चलें, क्योंकि यहां पर दाब कैसा हुआ है? बढ़ने स्टार्ट हुआ है। देखो इस साइड पे जाओगे तो यहां दाब कम था, ज्यादा 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 और भी ज्यादा। मैं इसके बाद वाले पार्ट की बात करता हूं, उधर साइड वाले की। उधर दाब ज्यादा ही तो होता चला गया होगा, और क्योंकि उस साइड पे दाब ज्यादा होता चला गया है बेटा, हमने दाब भी कैसा लिख रखा है? उच्च। सोच समझ के बताना। ग्राफ को जब मैं देखता हूं दाब तो बढ़ रहा है, देखो आगे ग्राफ अगर आगे जा रहा है तो इसका मतलब दाब भी बढ़ रहा है। लेकिन जरा ध्यान से देखो, ग्राफ जब सी वाला पार्ट देखना है केवल, बाकी सारे पार्ट से अपना कोई मतलब नहीं है। बाकी सारे पार्ट को तो आज पढ़ने ही नहीं आए, ऐसा मान लेना 2 मिनट के लिए।
हालांकि पढ़ेंगे सारे पार्ट, केवल सी वाले पार्ट को देखो। सी वाले पार्ट का ग्राफ ये जा रहा है, जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। इसका मतलब किसकी वैल्यू बढ़ रही है? दाब की। दाब तो बढ़ा रहे हैं हम लोग। जरा बताओ, क्या सी के बाद, जब सी के बाद ग्राफ खींचा गया है, क्या ये वाला सी ग्राफ ऊपर की ओर या नीचे की ओर आया है? सी पर ऊपर गया है ना नीचे आया, ऐसा आप लोग कहते हो। अच्छा, सी अगर ऊपर नीचे नहीं आया गया है तो क्या अधिशोषण की मात्रा चेंज हुई होगी? मतलब अधिशोषण, इस बार दाब तो बढ़ रहा है लेकिन अधिशोषण पर कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। इसका मतलब क्या सी वाले भाग पर अधिशोषण की मात्रा दाब पर निर्भर कर रही है कि निर्भर नहीं कर रही है? निर्भर नहीं कर रही है। निर्भर करती तो देखो तुमने दाब तो बढ़ा रखा है, तो अधिशोषण या तो बढ़ना चाहिए था या तो नियम के आधार पर तो बढ़ना चाहिए था। देखो, लेकिन सी वाले पोर्शन पर मैं देख रहा हूं कि आप प्रेशर को इंक्रीज भी कर रहे हैं, बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन आप x/m की वैल्यू पर कोई चेंज नहीं पा रहे हैं। x/m की वैल्यू तो तब चेंज होती जब ये ग्राफ ऊपर नीचे की ओर चलता, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल केवल मूव कर रहा है, ना तो ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, ना ग्राफ कहां की ओर आ रहा है? नीचे। इसका मतलब आप x/m की वैल्यू को बिल्कुल भी नहीं बदल पा रहे हैं। आप प्रेशर तो बदल रहे हैं, प्रेशर तो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन x/m की वैल्यू बदली नहीं है। सीधा साधा मैं बस एक वाक्य बताना चाहता हूं, सेंटेंस, x/m का मान इस बार दाब पर निर्भर नहीं करता है। और क्योंकि दाब पर निर्भर नहीं करता है बेटा, 1/n की जगह पर हमको दाब की पावर कितनी लगा देनी चाहिए? 0, क्योंकि दाब पर तो डिपेंड ही नहीं करता है। और जब दाब पर डिपेंड नहीं करता है तो 1/n की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए। अच्छा, अगर निर्भर करता तो मैं पावर 1, 2, 3 कुछ भी लगाता मैं, लेकिन क्योंकि निर्भर ही नहीं करता है तो पावर कितनी कर दें? 0। भैया, आपका काम या कार्य समय पर निर्भर नहीं करता है तो समय की पावर कितनी लगा दी जाए? 0। भाई, जब निर्भर नहीं करता है तो उसकी पावर कितनी कर दी जाए? 0 कर दी जाए। पावर 0 कर देगा तो निर्भर ही नहीं करेगा, बात तो उसी वही है। कहोगे सर तो आप प्रेशर लिखो ही नहीं। बेटा, प्रेशर, क्योंकि फ्रेंडलिक ने इक्वेशन में प्रेशर को इंक्लूड किया था, प्रेशर लिखना पड़ा हमें। तो सबसे पहली बात, उच्च दाब पर फ्रेंडलिक इक्वेशन ये नहीं बल्कि ये होता है, इसको ध्यान रखो। पहली बात तो ये बात जान पाए कि P की पावर 0 क्यों की गई? क्योंकि आप प्रेशर को तो बढ़ा रहे थे, लेकिन प्रेशर के बढ़ने पर भी x/m का वैल्यू चेंज नहीं। x/m का वैल्यू तब तक चेंज होगा जब तक ग्राफ या तो नीचे आएगा या तो ऊपर जाएगा। भैया, अब इस समय सी वाले पोर्शन पर ग्राफ ना तो ऊपर गया ना तो नीचे आया, मतलब x/m की वैल्यू दाब पर निर्भर नहीं कर रही। और जब दाब पर निर्भर ही नहीं कर रही तो दाब की वैल्यू के में पावर को मैंने क्या कर दिया? 0, कि P का पावर 0 है तभी तो P का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अच्छा, मैं क्या सोचता हूं, इस बात को समझ गए? यह ध्यान रखना उच्च दाब पर, तो मैं इस पर एक बात लिख दूंगा। देखो क्या लिखूंगा, स्टार तो लगा लें पहले, कि उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा निकाय के दाब पर निर्भर नहीं करती। तो देखो, उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा निकाय के दाब पर निर्भर नहीं करती है। बस इतनी बात मुझे लिखवानी थी। इस उच्च दाब वाली पोजीशन या उच्च दाब वाली पोजीशन, एक काम कर लें बेटा, और देखो थोड़ा सा बदलाव कर लें। ये ए को डालें फर्स्ट पार्ट, नहीं, उच्च दाब का मतलब है सी वाला भाग, मतलब ग्राफ का कौन सा भाग हम पढ़ रहे हैं? सी। अब देखो यहां ए लिखा होता तो फिर गड़बड़ रहता, फर्स्ट पार्ट मैंने डाल दिया। अब बेटा जानते हो हम कौन सा भाग पढ़ेंगे सेकंड नंबर पे? निम्न दाब। और बेटा जरा देखो, निम्न दाब का मतलब जो दाब है सबसे कम। अच्छा क्या कहते हो, दाब सबसे कम है तो दाब उधर की ओर जाने पर बढ़ता था, तो इधर की ओर जाने पर क्या होता है? कम। निम्न दाब पर ग्राफ का कौन सा भाग रखा हुआ है? ए की बी?
ए। निम्न दाब भाई बी भी है, लेकिन बी से तो कम दाब पर कौन है? ए। तो निम्न दाब पर जो है तो वो कौन सा पार्ट है? भाग ए। ये देखो, अब इसको समझते हैं। कहोगे सर जी इसको भी समझा दो। तो भैया सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं आएगा कि नहीं समझ में। इक्वेशन क्या था उसको नोट कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं x बाई एम इज इक्वल टू के पी टू दी पावर 1 बाई एन। अच्छा, बस ए वाले भाग को ढूंढना। जब हम ए पढ़ते हैं वाला भाग तो हम भैया बी और सी वाला भाग कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, तभी उस भाग को हम लोग अटेंड कर पाएंगे अच्छे ढंग से। नहीं तो बाकी भाग की अगर टेंशन लेते रहे तो वो वाला भाग तो समझ ही नहीं आएगा। तो ये ग्राफ है ही नहीं ना बी से वाला सी वाला। अच्छा ये बताओ, ए वाला भाग क्या एक सरल रेखा है? क्या कोई भी व्यक्ति इस बात को जानता है? ये सरल रेखा जो है वो ओरिजिन से होके जा रहा है, मतलब चतुर्थांश के केंद्र से होके जा रहा है। कहोगे हाँ सर जी केंद्र से होके जा रहा है। भाई क्वाड्रेंट ऐसा ही तो होता है, क्वाड्रेंट के सेंटर से तो होके जा ही रहा, मूल बिंदु से होके जा रहा है। अब समझ में आ गया, मूल बिंदु से होके जा रहा। क्या कोई व्यक्ति हमको ये बता सकता है? एक तो मूल बिंदु से होके जा रहा, दूसरा सरल रेखा है। मूल बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर m इंटू एक्स। और जो रेखा मूल बिंदु से ना जाए, y अक्ष पे c अंतःखंड काट कर जाए, उस सरल रेखा का समीकरण y बराबर m x प्लस c। लेकिन ये रेखा कहां से जा रही है? अभी ए वाला पार्ट मूल बिंदु से, तो इसका तो मैच कर लेना चाहिए y बराबर एम एक्स से। तो भैया मैं यहां लिखूंगा y बराबर एम एक्स। अब कहोगे बेटा अब देखो इस ग्राफ को देखो कैसे, हमारे लिए मूल बिंदु से ये जो इक्वेशन गया है उसका समीकरण फ्रेंडलिक ने ये लिखा है और हमने ये लिखा है, ये फ्रेंडलिक के अनुसार और ये हमारे अनुसार। अगर हमारा भी नियम सही है, फ्रेंडलिक का नियम भी सही है, तो दोनों ग्राफ को एक साथ मैच हो जाना चाहिए। देखो जरा, y अक्ष पर क्या x बाई एम लिखा है? देखो जरा, हाँ यार ये बात सही है, y अक्ष पे लिखा है x बाई एम। क्या x अक्ष पर दाब को लिखा गया है? हाँ ये भी सही आ रहा है। m प्रवणता होती थी, प्रवणता कितनी है? k। अच्छा जरा ये बताओ, y की पावर यहां कितनी है? 1। यहां x की पावर कितनी है? 1। यहां भी पावर x बाई एम की कितनी है? जब कुछ पावर नहीं लिखी तो 1 तो पावर है ही। अच्छा ये बताओ, हमने यहां x की पावर 1 लिखी है, लेकिन p की पावर कितनी है? 1 बाई n। क्या कोई व्यक्ति हमको ये बता सकता है कि हम n का क्या मान रख दें कि p की भी पावर 1 हो जाए? 1। तो मतलब है ग्राफ के इस पोर्शन में n की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और जब 1 हो जाती है वैल्यू, बेटा रख दोगे जरा 1 वैल्यू, तो 1/1 का आंसर कितना आ जाएगा? 1। भैया इस नीचे वाले अपने वाले हिस्से को मिटा लिया जाए, मिटा दें? नहीं समझ पा रहे हो? तो भैया निम्न दाब पर जो फ्रेंडलिक का इक्वेशन होता है वो इस प्रकार का नजर आता है। ये ब्रैकेट वगैरह हटा लो भैया, पावर 1 लिखी रहने दो। अच्छा इससे लिखी रहने दो, उससे क्या होगा? अब हम तुमसे पूछेंगे x बाई एम का मान दाब पर डिपेंड करता है कि नहीं? हाँ करता है, क्योंकि पावर 0 थोड़ी है। और कितना डिपेंड करता है इसको भी बताते हैं। देखो, अगर दाब को 2 गुना कर दोगे तो x बाई एम का भी वैल्यू कितने गुना हो जाएगा? 2 गुना। दाब को 3 गुना कर दोगे तो x बाई एम का भी वैल्यू कितने गुना हो जाएगा? 3 गुना। पावर 1 लिखा होने का मतलब है जितने गुना वृद्धि उतने गुना x बाई एम के मान में भी वृद्धि। अगर प्रेशर को आप आधा कर देते हो तो x बाई एम का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? आधा। इसका मतलब है x बाई एम का मान दाब के समानुपाती है। कहोगे सर समानुपाती क्यों कह दिया? बेटा जल्दी से आ जाओ जरा, ये देखो x बाई एम लिखा है, तुमने हमेशा से ये कर रखा है पिछली क्लासेस में कि आप जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते थे एक कांस्टेंट को ऐड करते थे। आज मैं उल्टा करने जा रहा हूं इसका, आज हम इस कांस्टेंट को हटाने जा रहे हैं और प्रोपोर्शनल का निशान लगाने जा रहे हैं, पावर 1 लगा देते हैं।
तो क्या इससे ये नहीं पता चल पा रहा है x बाई एम का मान दाब के कैसा होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब अगर दाब को दोगुना करोगे तो x बाई एम भी दोगुना, दाब को आधा किया तो x बाई एम का मान भी कितना हो जाएगा, आधा। तो यहां लिख देते हैं x बाई एम का मान दाब के समानुपाती होता है। लेकिन बेटा एक कंडीशन अभी भी हमसे छूट रही है, उच्च दाब पर तुमने कर लिया, तुमने निम्न दाब पर कर लिया, लेकिन अभी भी उच्च दाब पर पोर्शन सी था, निम्न दाब पर पोर्शन ए था और मध्यम दाब पर पोर्शन कौन सा था, बी वाला। तो अब भैया बी वाले पार्ट को सॉल्व करने का नंबर आ रहा है, तो एक काम कर लिया जाए, ये वाला हिस्सा हटा दे थोड़ा सा, तो यहां पर हेडिंग डाल देते हैं थर्ड पार्ट, मध्यम दाब पर। अच्छा, मध्यम दाब पर कहेगा तो मध्यम दाब पर हम कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं, बी पार्ट की बात कर रहे हैं या पोर्शन बी की कर रहे हैं, इस बी वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। अच्छा, बी वाले हिस्से की बात करेंगे तो फ्रेंडली इक्वेशन लिख लेते हैं, x बाई एम इज इक्वल टू के पी टू दी पावर 1 बाई एन था। अब देखो इस बात को ध्यान रखना, इस वाले पार्ट पे याद रखो, क्या याद रखो, इस वाले पार्ट पर जब p का मान बढ़ रहा है तो देखो x बाई एम का मान भी, p का मान इधर के लिए बढ़ता है, तो x बाई एम का मान कहां के लिए बढ़ता है, ऊपर के लिए। अब देखो ग्राफ, हाँ इधर ये ग्राफ पर अगर चलेगा तो p की ओर भी बढ़ रहा है और ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब x बाई एम के लिए भी बढ़ रहा है। लेकिन x बाई एम का मान p के साथ समान अनुपात में नहीं बढ़ रहा है। अगर समान अनुपात में बढ़ता तो फिर रेखा कैसी आती, सीधी। अगर रेखा पर घुमाव आ रहा है, इसका मतलब है ये जो चेंज है, ये चेंज जो है वो बिल्कुल समान रूप से नहीं हो रहा है। समान रूप से नहीं हो रहा है, इसका मतलब कैसा हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है ऐसा हो सकता है कि जब हम दाब को दोगुना करते हैं, x बाई एम का मान हो सकता है 4 गुना बढ़ रहा हो, दाब को 3 गुना करते हैं, हो सकता है x बाई एम का मान 9 गुना बढ़ रहा हो। ऐसा भी हो सकता है हम जब दाब 4 गुना करते हैं तो x बाई एम का मान केवल 2 ही गुना बढ़ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब हम मान में जो वृद्धि कर रहे हैं, दाब के मान में जितनी वृद्धि कर रहे हैं, x बाई एम का मान बढ़ रहा है, लेकिन उस रेशियो में नहीं बढ़ रहा जिस रेशियो में दाब को बढ़ाया जा रहा है। दाब हम 20 गुना कहो बढ़ा दें और x बाई एम का मान 10 गुना केवल बढ़े, मतलब बढ़ेगा जरूर, दाब बढ़ेगा तो x बाई एम का मान बढ़ेगा, दाब घटेगा तो x बाई एम का मान भी घटेगा। लेकिन इस बार रेशियो सेम नहीं है, क्योंकि रेशियो सेम होता, समान अनुपात में बढ़ता तो फिर ग्राफ सीधी रेखा ही आती। वक्र का मतलब है एक सेम रेशियो पर चेंज नहीं हो रहा है। अब सेम रेशियो पर चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहां पर ये या तो वर्ग के रूप में बढ़ रहा है या घन के रूप में बढ़ रहा है या फ्रैक्शन नंबर के रूप में बढ़ रहा है। कोई ना कोई बढ़ने का गति कैसी है, अनिश्चित। और उस अनिश्चित गति की वृद्धि को हमने कैसे लिख रखा है, 1 बाई एन को। तो अगर हम तुमसे ये बात पूछे भी, अब ग्राफ के में इसमें कोई चेंज नहीं, अगर हम आपसे पूछेंगे भी इस दौरान कि फ्रेंडली की इक्वेशन 100% कंप्लीटली फॉर्म में किस दाब पर अप्लाई होता है, मध्यम दाब पर, क्योंकि उच्च दाब पर भी पूरी तरीके से लागू नहीं हो पा रहा था, हमको इक्वेशन चेंज करना पड़ा था। 1 बाई एन की देखो वैल्यू चेंज करनी पड़ी, और जब हम लोगों ने निम्न दाब किया तो भी इक्वेशन पर पावर 1 लगानी पड़ी, चेंज करनी पड़ी। इसका मतलब वहां भी पूरी तरीके से लागू नहीं हो रहा था, और पूरी तरीके से लागू केवल कहां पर होते हैं, मध्यम दाब पर, जितने में ग्राफ क्या होता है, घूमता है। हाँ, कभी कभी लोग इसमें पूछ लेते हैं हम लोगों से, क्या पूछ लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहता है एन की जो वैल्यू है
वो किससे किसके बीच में हो सकती है। तो जरा ध्यान दो, n का मान, इसको याद रखना, हमेशा 1 से अधिक होता है। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है ये बात, हम जानते हैं, होशियार हो तुम लोग। कहोगे सर ये 0 रखा है। जरा यार ये बताओ, ये n की जगह पे 0 रखा है कि 1/n की जगह पर 0 रखा है? 1/n की जगह पे 0 रखा है ना। अगर 1/n की जगह पर 0 रखा है, पलट लो भैया, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/0, अर्थात n की वैल्यू हमने कितना रखा है? अनंत। और अनंत 1 से बड़ा होता है कि छोटा होता है? बड़ा होता है। तो n का वैल्यू हमेशा हर कंडीशन पे या तो 1 के बराबर आएगी और या तो 1 से कैसी होगी? बड़ी। इसको हटा लेते हैं, जल्दी से नोट करो बेटा। अभी इसी इक्वेशन का एक और फॉर्म निकाल के दिखाना है, उसको जल्दी से हल करते हैं। इतना हल करके छोड़ेंगे आज, इतना हल करके छोड़ेंगे चाहे भी 5 बज जाए। देखो बेटा, ये फ्रेंडलिक इक्वेशन का ग्राफ खींचा हुआ है। अभी हम फ्रेंडलिक इक्वेशन को ही अभी लवगणकीय रूप में भी पढ़ेंगे। अच्छा, फ्रेंडलिक इक्वेशन सबसे पहले था क्या? x/m = k p⁻1/। अगर लवगणकीय रूप में आपसे मांग लेता है, कहता है फ्रेंडलिक इक्वेशन को लवगणकीय रूप में लिखो, तो भैया अब लवगणकीय रूप में लिखेंगे तो दोनों पक्षों पर क्या ले लिया जाए? लॉग ले लिया जाए। ले लें, लॉग लेने। बेटा लॉग लेोगे तो देखो यहां हो जाएगा लॉग x/m। समस्या तो नहीं है इससे किसी को, होनी भी नहीं चाहिए। = इधर लिखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा? लॉग k p⁻1/n। अच्छा, इस जगह क्या होगा? लॉगर्थम्स पर जब इसको सवाल को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, बायो में पढ़ने वाले बच्चों को थोड़ी सी समस्या, क्योंकि जानते हो उनको लॉगरिथम्स का हो सकता है उतना नॉलेज ना हो, लेकिन जो साइंस वर्ग में से मैथ लिए हुए हैं बच्चे, उनके लिए तो कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप इसको ऐसा ही लिखा रहने दें, इस पर बेटा बिल्कुल भी चेंज मत करना। देखो एक फॉर्मूला यहां पर बन रहा है, लॉग m × n। तो आप फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? log m प्लस log n। n की जगह पर क्या लिखा है? p⁻1/n। अभी इसको और भी सॉल्व करेंगे। देखो क्या, log x/m = देखो एक काम कर लो, log जो के आपको दिख रहा है इसको लिखो सबसे बाद में। कहोगे सर जी इसको बाद में क्यों लिखा दे रहे हो? बेटा इसको बाद में लिख लो, क्या है कि अभी फायदा देगा, अच्छा देखने में लगेगा। कांस्टेंट को सबसे आखिरी में कर लिया। अच्छा यार ये बताओ, क्या ये फॉर्मूला बन रहा है log m⁻n? तो ये n वाला पोर्शन कहां जाता है? आगे 1/n log, और क्या लिख दिया जाए? p। बेस e लगा सकते हैं आप चाहे तो। ये समीकरण बन गया। और कभी कभी तो हम लोगों से भी कहता है, कभी कभी क्या हमेशा कहता है, आपने लॉगरिथम्स रूप में फ्रेंडलिक इक्वेशन को चेंज तो कर लिया है, लेकिन चेंज करने के बाद इसका भी ग्राफ खींच कर दिखाओ। तो भैया इसका भी ग्राफ खींचेंगे। और बेटा इसका भी ग्राफ खींचना है तो मैथ की कुछ पुरानी बातों को ढूंढना पड़ेगा। अब देखो कौन कौन सी बातों को ढूंढना पड़ेगा। क्या ये तुम लोगों को जो लाइन लिखी है, ये क्या इस लाइन से मिल रही है? y = mx + c मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अच्छा, क्या कोई व्यक्ति बता सकता है y अक्ष पर किसको रखा जाए?
log x बाई एम को, तो y अक्ष पर लिखा जाए log x बाई एम को। ये ऊपर का तीर जानते हो क्या दिखा रहा है, ऊपर जाने पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा x अक्ष पर किसको रखा जाए, log p को। कहोगे सर ये वाली बात ठीक आ रही है, इसका तो हम पूरा नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं कि उधर जाने पर log p के वैल्यू में क्या होगी, वृद्धि होगी। अच्छा अब एक और चीज बता दूं, ये जो इक्वेशन लिखा है ये वृत्त का इक्वेशन है कि दीर्घवृत्त का है कि भैया ये रेखा का है कि ये अन्य किसी ग्राफ का है, किसका है, सरल रेखा का है। इसका मतलब जो ग्राफ खींचेगा वो स्ट्रेट लाइन आएगी। अब स्ट्रेट लाइन के साथ साथ इस बात को भी पहचानेंगे, क्या बात को पहचानेंगे, c की जगह पर log k है ना। अच्छा मैं बाकी बात समझता हूँ, आप होशियार हो, बहुत अच्छा है, मैथ बहुत अच्छी पढ़ रखी है। क्या कोई व्यक्ति ये भी बता सकता है y बराबर mx प्लस c में c क्या होता है, y अक्ष पर कटे अंतः खंड की माप। तो यार मैथ तो स्ट्रांग है तुम लोगों का, और क्योंकि तुम लोगों का स्ट्रांग है भैया हमने भी तुम लोगों से कुछ सीखा है। इसका मतलब है जो ग्राफ हमको खींचना है वो मूल बिंदु से नहीं खींचना है, बल्कि y अक्ष पर c की ऊंचाई से स्टार्ट करना है। तो इसके हिसाब से c की ऊंचाई से स्टार्ट करना है, और हमारे ओरिजिनल नियम के हिसाब से log k की ऊंचाई से स्टार्ट करना है। तो मैंने माना y अक्ष पर log k की ऊंचाई ये है, यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है, log k, ये ऊंचाई, यहां से ग्राफ को स्टार्ट करना है। और ग्राफ जो स्टार्ट होगा वो इस प्रकार से जाएगा, सरल रेखा। क्या सरल रेखा ही दिख रही है, ग्राफ कहीं टेढ़ा तो नहीं भैया जो कल से कह दो वक्र है, ये सरल रेखा खींच के गया है। अच्छा सरल रेखा खींच के गया है, साथ साथ में यार आखिरी बात ये भी बता दो, जब भी ग्राफ सरल रेखा के फॉर्म में होता है उसकी कुछ ना कुछ तो प्रवणता होती ही है। प्रवणता का मतलब ढाल, जैसे y बराबर mx प्लस c में ढाल होती थी m, हमारे इक्वेशन में ढाल क्या है, 1/n। तो इस बात को याद रखो, प्रवणता m या m को ही क्या बोलते हैं, ढाल, और ढाल की वैल्यू है 1/n। तो यार सारी बातें तो बता दी हैं, तो अब भैया कुछ बचे नहीं जब सारी बातें बता दी गई हैं। तो अगर लॉगरिथम्स फॉर्म में आपसे ग्राफ पूछेगा तो ये वाला, और फ्रेंडलिक इक्वेशन का लॉगरिथम्स फॉर्म में नहीं बल्कि ओरिजिनल फॉर्म में अगर ग्राफ पूछेगा तो ये वाला। ये दोनों ही ग्राफ बेटा आपको तैयार करके रखने हैं। अभी क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे। कल के दिन सबसे पहला काम रहेगा कि हम इस बात को पढ़ेंगे कि जो फ्रेंडलिक इक्वेशन है ये कौन कौन सी शर्तों पर लागू नहीं होता है या कहां कहां पर अप्लाई नहीं किया जा सकता है। तो इसको जल्दी से नोट करो भैया।